हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद नेगी बायोलॉजी क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मलेरिया के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से पूछा जाने वाले टॉपिक भी है। कई एग्ज़ाम में इसको पूछा भी जाता है कि मलेरिया से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपके बारे में पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है, मलेरिया के बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मलेरिया को। तो ये मलेरिया जो डिजीज़ जो है, ये जो नाम है आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। हो सकता है कि आपके रिलेशन में या किसी को ये हुआ भी होगा, तो काफ़ी कुछ लोगों को क्या होगा, इसका आइडिया होगा। लेकिन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या किस प्रकार से फैलता है, इसका बहुत कम को क्या होगा, इसका पता होगा। ठीक है, तो जो मलेरिया है बेटा, इसके बारे में आज से नहीं 4000 साल पहले, ठीक है, 400 ईयर्स एगो से ही हमको क्या लग गया था, पता लग गया था इसके बारे में। लेकिन उस टाइम पे ये पता नहीं था कि ये प्लाज्मोडियम से होता है, ये मॉस्किटो से होता है। ठीक है, लेकिन इस बीमारी के बारे में क्या था, सबको, जो आपके उस टाइम के जो वैद्य होंगे या उस टाइम के जो डॉक्टर्स होंगे, उन सबको पता था कि भाई कि इस प्रकार की क्या होती है, कोई बीमारी होती है जिसमें कंपन के साथ क्या आता है, बहुत जबरदस्त तेज क्या आता है, बुखार आता है। ठीक है, तो 4000 साल पहले से इसका लिटरेचर में ये मौजूद है। लिटरेचर में इस दवाई का क्या है, पूरा का पूरा, इस बीमारी का पूरा क्या है, लेखा जोखा है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इसको ऐसा नहीं बोला जाता था कि भाई मलेरिया इससे होता ही है। उस टाइम पे ये था, माल जो शब्द था इसका अर्थ होता है एयर, ठीक है ना, सॉरी बेड, ठीक है ना, और एरिया का मतलब एरिया। ठीक है, यानी कि ये उस टाइम पे ये कहा जाता था कि जो आपका मलेरिया है, ये मलेरिया बैड एयर से होती है। किससे होती है? बैड एयर से। यानी कि जहां पे हवा बहुत गंदी होती है, जहां पे हवा अच्छी नहीं होती है, वहां पे आपका क्या होता है, जो ये मलेरिया है वो ज्यादा क्या होता है, फैलता है। जहां पे क्या होती है, गंदी एयर होती है। ठीक है ना। उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उस टाइम यही मानते थे, यही उस टाइम पे मानते थे कि भाई कि जो एयर है अगर वो दूषित हो गई, गंदी होगी, तो इसको क्या हो जाएगा, चिल्ड विद फीवर क्या हो जाएगा, उसको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पता लगाया इसके बारे में, इसके खोजें की इसके बारे में। और देन 1880 में, ठीक है ना, 1880 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे लार्वियन। ठीक है ना, लार्वियन एक साइंटिस्ट थे। इन लार्वियन साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई उन्होंने बताया पहली बार कि भाई कि मलेरियन पैरासाइट के बारे में थोड़ा बहुत क्या की जानकारी स्टार्ट दे दी। उन्होंने कहा भाई कि जो मलेरिया होता है वो इस प्रकार से नहीं होता, वो बैड एयर से नहीं होता है, वो एक मलेरियन पैरासाइट होता है। ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है, ये फैलता है। इसके बाद क्या हुआ कि जो मलेरिया है 1886 में, ठीक है, 1886 में क्या हुआ कि गोल्गी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया बेटा, दो स्पीसीज के बारे में, इसको मैंने प्लाज्मोडियम की दो स्पीसीज के बारे में क्या किया, इन्होंने बताया। ठीक है ना, एक था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, और एक प्लाज्मोडियम मलेरी। ये दो स्पीसीज के बारे में क्या हुआ, इन गोल्गी साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या क्या बताया। ठीक है ना, गोल्गी साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या क्या बताया कि भाई कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरी दो प्रकार के क्या होते हैं, आपके प्लाज्मोडियम की वैरायटी होती है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या क्या बताया। देन इसके बाद क्या हुआ 1897 में, ठीक है ना, 1897 में एक साइंटिस्ट थे विलियम एच वेल्च। ठीक है, विलियम एच वेल्च, इन्होंने क्या किया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम नाम की एक नई वैरायटी का क्या क्या इन्होंने बताया कि प्लाज्मोडियम की दो वैरायटी नहीं होती है, प्लाज्मोडियम की एक अगली वैरायटी भी होती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ये एच वेल्च ने क्या कहता है, इसको बताया था। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ 1922 में, ठीक है, 1922 में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे वॉटसन। इन वॉटसन साइंटिस्ट ने क्या किया, प्लाज्मोडियम की एक नई वैरायटी को बताया जिसका नाम था प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, और ये बताया आपका किसने, वॉटसन ने। समझ में आई बात। यानी कि 1880 में लार्वियन ने कहा कि भाई कि मलेरियन पैरासाइट क्या होता है, इस मलेरियन पैरासाइट के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत क्या की जानकारी दी। ठीक है ना, मलेरियन पैरासाइट के बारे में कि मलेरियन पैरासाइट किस प्रकार से होता है, क्या होता है। ठीक है ना। 1886 में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरी की खोज की गई। 1897 में प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की खोज की गई थी एच वेल्च के द्वारा। और 1922 में प्लाज्मोडियम ओवेल
जो न्यू वैरायटी है इसके बारे में बताया था आपका किसने, वाटसन ने। और इसके बाद क्या हुआ बेटा कि एक हमारे माने कि इंडिया में एक साइंटिस्ट थे ब्रिज मोहन गुप्ता, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड के साथ, नॉलेज एक फ्रेंड थे उनके साथ उन्होंने एक स्टडी की और 1931 में, ठीक है ना, 1931 में क्या किया इन्होंने, एक नई वैरायटी के बारे में बताया इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने रखा प्लाज्मोडियम नॉलेसी, ठीक है। तो 1933 में एक नई वैरायटी के बारे में बताया गया जिसका नाम था प्लाज्मोडियम नॉलेसी, ठीक है ना। और ये प्लाज्मोडियम नॉलेसी जो है ये माने कि नॉलेज एक साइंटिस्ट है उनके नाम पर रखा गया, और ब्रिज मोहन गुप्ता और नॉलेसी इन दोनों ने एक माने कि ज्वाइंट इन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया था। इसके बाद इन्होंने पता लगाया, इन्होंने कहा भाई प्लाज्मोडियम नॉलेसी, ठीक है, एक नई वैरायटी को इन्होंने क्या किया, बताया, ठीक है। अब जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है ये बड़ी खतरनाक स्पीसीज है, ठीक है। ये जो खतरनाक वैरायटी इसमें क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम ही है इसमें, ठीक है ना। ओके, अब क्या हुआ, इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा रोनाल्ड रॉस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, रोनाल्ड रॉस। ये जो रोनाल्ड रॉस हैं इन्होंने सबसे पहली बार फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के बारे में इन्होंने बताया था कि भाई कि जो आपका प्लाज्मोडियम होता है ये एक्चुअल में फीमेल एनाफ्लीज के अंदर होता है, ठीक है। और फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने के बाद ही हमको क्या होता है, मलेरिया होता है। तो पहली बार इन्होंने क्या बताया था इसको 1902 में, यानी कि सॉरी 1902 में तो इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले इन्होंने इसको क्या कहता था, डिस्क्लोज करता था इस बात को। इन्होंने बताया था कि भाई जो आपका फीमेल एनाफ्लीज मच्छर है इसके अंदर आपका प्लाज्मोडियम होता है और इसी के काटने के बाद हमको क्या होता है, मलेरिया होता है। और इस बात को बताने के लिए 1902 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज इनको क्या किया था, दिया गया था, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो क्या सिस्टम ये है मलेरिया के बारे में कि थोड़ी बहुत आपको इसमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो प्लाज्मोडियम की इतनी वैरायटी होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नॉलेसी। और रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था, पता लगाया था इन्होंने कि भाई कि आपका मलेरियन पैरासाइट आपका फीमेल एनाफ्लीज के अंदर होता है। इनको क्या मिला था, इनको एक प्रकार से क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। और इसके बाद जो आपका जो आपके लार्विन साइंटिस्ट थे इन्होंने भी क्या बताया था, इन्होंने भी इसके बारे में बताया था, मलेरियन पैरासाइट के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने क्या की थी, जानकारी इन्होंने दी थी, ठीक है। अब देखो बेटा कि मलेरिया जो है वो मिडिल जो आपका क्या है, जो देश हैं, ठीक है, जो मिडिल आपके भूमध्य रेखा के सागर के आसपास जो भूमध्य रेखा जो देश हैं आपके, इन देशों में ये आपका मलेरिया ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे आपका इंडिया हो, चाहे आपका पाकिस्तान हो, चाहे आपका ब्राज़ील हो, चाहे आपका अफ्रीकन कंट्रीज जो आपके मिडिल वाले कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ हो, श्रीलंका में हो। हालांकि श्रीलंका ने तो इसका इरेडिकेशन भी कर दिया है, अब वहाँ पर मलेरिया बहुत नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो ये जो आपका मलेरिया है इन जो ये माने कि बहुत ज़्यादा फैलने को देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब बहुत ही खतरनाक डिजीज भी है। करीबन अगर आप देखें तो हर साल 212 मिलियन 212 मिलियन जो पीपल्स हैं वो इससे अफेक्टेड हो जाते हैं, और इनमें से 5 लाख लोग तो हर पर ईयर क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। 5 लाख लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में मर जाते हैं, और लगभग 212 मिलियन पीपल जो हैं वो इससे अफेक्टेड हो जाते हैं पूरे के पूरे ईयर में, ठीक है। तो बड़ी खतरनाक डिजीज है। अब जब तक इसका इलाज नहीं था तब तक हम लोग इसके बारे में बहुत कम जानते भी थे, और अब इसका इलाज हो चुका है तो मरने की संभावना अब बहुत कम बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये आपको लगा लो कि इतना खतरनाक डिजीज होती है कि आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से एक ऑफिसर होता है, जिला मलेरिया अधिकारी, ठीक है। एक अलग से पोस्ट भी होती है जिला मलेरिया अधिकारी। वो इसलिए होती है कि इतनी खतरनाक क्या है आपकी डिजीज है, ठीक है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में बहुत कम देखने को मिलती है डिजीज, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे देखो अमेरिका हो गया, फ्रांस में तो मच्छर ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब मच्छर ही नहीं होंगे तो वहां पे डिजीज मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसा थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर है वहां पे, ठीक है। तो कोल्ड टेम्परेचर में आपके मच्छर पैदा नहीं होती। देखो आजकल ही आपको मच्छर दिख रहे होंगे, ठीक है, इस सीजन में जो ये आपका बरसाती सीजन होता है जहां पे दलदली भूमि होती है, वहां पे आपको इस टाइम क्या दिखाई देगा, मच्छर ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन इसके बाद आपको जब ठंडी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको मच्छर नहीं दिखाई देते, ठीक है ना। तो एकदम गर्मी हो जाएगी तब भी आपको मच्छर नहीं दिखाई देते हैं। ये बरसात वाला जो टाइम होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां पर रुका हुआ पानी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो ये आपका जो ये आपका ये मलेरियन पैरासाइट है, ठीक है, ये तो ऐसी जगह पे ही उपस्थित होता है, ठीक है। फिर आपका फीमेल एनाफ्लीज भी ऐसी जगह पर अंडे देती है जहाँ पे क्या हो, ये आपका क्या हो,
थोड़ा सा रुका हुआ पानी हो, ठीक है, दलदली भूमि हो, वहां पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आजकल जो आप देख रहे होंगे, आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो मलेरिया के होने के चांसेस भी आपके क्या हैं आजकल ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ डेंगू भी आजकल आपने सुना होगा, उसके भी बहुत चांसेस आपके होते हैं। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो वो एक एडीज मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। तो उसको ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो अभी हम इसको ही डिस्कस कर रहे हैं, किसको, मलेरिया को। आगे हम देखेंगे इसमें कि भाई किस प्रकार से आपका जो आपका मलेरिया है, उसके मलेरियन पैरासाइट की जो आपका प्लाज्मोडियम है, उसकी लाइफ साइकिल किस प्रकार से चलती है। चलिए बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की, कि जो आपका मलेरियन पैरासाइट है, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियन पैरासाइट की पूरा डिस्क्रिप्शन दो, ठीक है, या ये आ जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मलेरियन पैरासाइट क्या है आपका, प्लाज्मोडियम ही है। अब देखो कि जो आपका मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज, उसके अंदर क्या होता है, मलेरियन पैरासाइट क्या होता है आपका, प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, ठीक है। तो जो आपका मलेरियन पैरासाइट है या जो प्लाज्मोडियम है, ये अपनी जो पूरी लाइफ साइकिल, 2 होस्ट ऑर्गेनिज्म इसको चाहिए, ठीक है। पहला होस्ट ऑर्गेनिज्म तो इसको चाहिए आपका ह्यूमन बीइंग चाहिए, और दूसरा इसको चाहिए कौन, मॉस्किटो चाहिए। तो 2 होस्ट में क्या करता है, ये अपनी लाइफ साइकिल को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आपका जो फीमेल एनाफिलीज है, ये फीमेल एनाफिलीज क्या करेगा बेटा, इसकी सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो माने कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, इसके डंक में क्या होती है, मौजूद होती है। तो यहां पे क्या होता है, इसके सारे के सारे स्पोरोजोइट क्या होंगे, इसके मौजूद होंगे। जैसे ही इसको ह्यूमन स्किन मिलेगा कोई, तो जैसे ही इसको ह्यूमन स्किन मिलेगा, तो ये स्पोरोजोइट को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, कहां, ह्यूमन बीइंग में। अब देखो, अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई, पूछते तो नहीं है लेकिन बच्चे कई बार ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर के क्या बोलते हैं कि अगर हम मान ले जाए कोई मॉस्किटो है, वो तो सक करेगा ना ब्लड को, तो जब वो सक करेगा तो वो स्पोरोजोइट नीचे क्यों छोड़ेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सबसे पहले जब वो वहां पे जहां पे माने कि स्किन पे डंक मारेगा वो, तो सबसे पहले वो कुछ अपने एंजाइम को रिलीज करता है, कहां, ब्लड में, ठीक है, जिससे ब्लड का क्लॉटिंग ना बने उसके मुंह में। अगर उसका ब्लड का क्लॉटिंग बन जाएगा तो एनाफिलीज की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो क्या करेगा वो, सबसे पहले वो कुछ क्या करता है, अपने शरीर के जो एंजाइम्स होगा, अपने डंक के जो एंजाइम्स होंगे, वो उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा ब्लड में, ठीक है ना। तो उसी रिलीज करने के दौरान जो आपके स्पोरोजोइट्स होते हैं, जो बड़े छोटे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, वो कहां पहुंच जाएंगे बेटा, आपके ब्लड में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। आपके कहां पहुंचाएंगे, वो ब्लड में पहुंचाएंगे, ओके। यानी कि आपके माने कि जैसे ही आपका मॉस्किटो ने काटा, तो उसके बाद स्पोरोजोइट रिलीज कर देगा, और कहां पहुंचाएंगे, स्पोरोजोइट्स आपके ब्लड में पहुंचाएंगे। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किस स्टेज में ये माने कि जो आपका ये आपका मॉस्किटो है, जो प्लाज्मोडियम है, किस स्टेज में ह्यूमन बीइंग में क्या करेगा, इंटर करेगा। तो ये स्पोरोजोइट के रूप में क्या करता है, ये ह्यूमन बीइंग में एंटर करेंगे। देन उसके बाद देखिए, देन ये ब्लड से होते हुए सीधे कहां इफेक्ट करेगा, लीवर सेल में क्या करेगा, ये चला जाएगा। जो आपका प्लाज्मोडियम है वो कहां पहुंच गया, अब लीवर सेल में पहुंच गया। जो स्पोरोजोइट्स हैं वो आपके लीवर सेल में चले गए। अब एक बात ध्यान होनी चाहिए आपको कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक ही न्यूक्लियस है आपका, इसके अंदर क्या होगा, ये लगातार अपने को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अरे एक ही सेल के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और एकदम से जब ब्रस्ट होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस विद सेल क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये मल्टीपल फ्यूजन क्या करेगा, लीवर सेल के अंदर करेगा। देखो यहां पे लिखा भी है, पैरासाइट्स रीच इन द लीवर सेल थ्रू ब्लड। यहां पे क्या करेगा, ये ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, आपके लीवर सेल में ये पहुंच जाएगा। यहां पे ये एसेक्सुअली अपने को रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा कि सडनली क्या होगा, ब्रस्ट होगा, ठीक है ना। ये देखिए यहां पे लिखा भी है, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। यानी कि लिवर सेल के अंदर क्या होगा, ये अपने को थोड़ा सा अपने को बड़ा रूप बना देगा वहां पे, ठीक है ना। और वहां पे अब ये पहले तो स्पोरोजोइट के रूप में जाने जा रहे थे, अब इसको जाना जाएगा किसके रूप में, मीरोजोइट्स के रूप में इसको जाना जाएगा। पहले तो स्पोरोजोइट के रूप में था, अब किसके रूप में, ये मीरोजोइट्स के रूप में। कहां हो रही है बात, ये हो रही है आपके लीवर सेल में। तो देखो यहां पे लीवर सेल में क्या हुआ, इसने अपने को क्या करे, माने कि मल्टीपल फिजन किया इसने, और मल्टीपल फिजन के बाद अब ये स्पोरोजोइट से आपका मीरोजोइट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और सडनली अब क्या होगा, फिर वहां पे ब्रस्ट होगा। माने कि ब्रस्ट का मतलब यह कि लीवर सेल को फोड़ फोड़ के बाहर निकलेंगे पूरे, आप लीवर सेल को भी डैमेज कर लेगा ये, ठीक है ना। तो लीवर सेल को जैसे फोड़ फोड़ के बाहर निकलेंगे, तो बहुत सारे मीरोजोइट्स अब कहां चले गए, ब्लड में चले गए। अब वो जब ब्लड में जाएंगे तो अब इसको नेक्स्ट टारगेट क्या होगा बेटा, इसका होगा आरबीसी इंफेक्टेड, यानी कि ये अब आरबीसी के पास जाएगा।
और जैसे ही आरबीसी के पास जाएगा तो आरबीसी के अंदर पहुंच जाएगा ये, ठीक है। आरबीसी सेल अलग अलग होती है ना, बहुत सारी आरबीसी सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो ये कुछ, अब देखो बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि ये हर पूरी की पूरी आरबीसी के अंदर पहुंच गया, पूरी की पूरी नहीं, मतलब कि जितनी ये संख्या होगी तो एक एक कहां पहुंच जाएगा, एक एक आरबीसी के अंदर क्या हो जाएगा, ये मीरोजोइट्स क्या है, ये पहुंच गई। अब जैसे ही आपके मीरोजोइट्स आपके आरबीसी के अंदर पहुंच जाएंगे तो फिर से ये एसेक्सुअली अपने को क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे वहां पे। और एसेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे वहां पे, तो ये लीवर सेल के अंदर क्या करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे और लीवर सेल को भी फोड़ देंगे। फिर वहां से हर एक लीवर सेल को जिसके अंदर ये आपके मीरोजोइट्स गए होंगे, सब लीवर सेल को क्या कर देंगे, ये फोड़ देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही आपका मीरोजोइट्स माने कि आपके आरबीसी सेल को फोड़ेगा, ठीक है, मल्टीपल फिजन करने के बाद फोड़ेगा, तो वहां पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे ये बाहर निकलेगा तो हीमोजोइन नाम का क्या निकलेगा, केमिकल निकलेगा। और ये जो हीमोजोइन केमिकल होता है, ये केमिकल आपके बॉडी में चिल्ड फीवर लाने का क्या करेगा, काम करेगा। अब देखो कैसे करके आपका ये चिल्ड फीवर आता है। देखो होता यह है बेटा कि फीवर क्यों आता है, पहली बात तो ये, मतलब कि सडनली जैसे मलेरिया जिसको हुआ तो उसको कंपकपी के साथ बुखार आएगा, ठीक है। रेगुलरली बुखार नहीं आता उसका आता है छोड़ के बुखार, मतलब कि जैसे 24 घंटे के बाद आ जाएगा या 3-4 दिन में साइक्लिक फीवर आता है उसको, मतलब कि एक दिन आज बुखार आया, 2-3 दिन तक नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन बुखार आएगा, ठीक है ना। ऐसा इसमें क्या होता है, मतलब कि मलेरिया वाले के साथ, ये पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। हुआ क्यों, देखो जैसे मान जाए हीमोजोइन केमिकल निकलेगा, तो हीमोजोइन केमिकल निकलेगा तो आपकी जो WBC है वो अलर्ट पे आ जाएंगी, ठीक है ना, वो अलर्ट पे आ जाएंगी। अलर्ट मतलब कि एक प्रकार से वो बिल्कुल हो जाएगा, भाई कोई ना कोई केमिकल क्या हो चुका, सीक्रेट हो चुका है, ठीक है ना। जैसे ही आपका हीमोजोइन रिलीज हुआ, ये एक प्रकार का क्या है बेटा, टॉक्सिन है, ठीक है। और WBC के लिए अलर्ट पे आ गए, WBC अलर्ट पे इसलिए आ गई भाई उसको लगा कि भाई कोई ना कोई केमिकल क्या आ चुका है, हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है। WBC की संख्या बढ़ानी पड़ेगी आप, क्योंकि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सेल्स होती हैं। ये हमारे सेल्स को माने ये एक प्रकार से हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है, ठीक है। तो इसकी संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इसकी संख्या इंक्रीज तभी होगी जब आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, प्लस में जाएगा, हाई अप चला जाएगा, तभी जाके इनकी संख्या बढ़ेगी। भाई देखो ना, भाई गाड़ी अगर चलती है तो इंजन गर्म होना जरूरी है। कोई भी मशीन अगर माने जाए, अगर फोटोस्टेट मशीन अगर आपको चलानी है तो सडनली आप यूज नहीं करते, थोड़ा सा उसको गर्म होना देना पड़ता है, ठीक है। गर्म क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी जो एक टेम्परेचर ऐसा मिल जाए जिसमें वो वर्क माने कि करना स्टार्ट हो जाए। तो यहां भी वही है, जैसे ही हीमोजोइन केमिकल निकलेगा तो आपकी WBC अलर्ट पे आ जाएंगी। अलर्ट पे आएगी तो क्या होगा भाई, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तभी जाके उसकी संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी WBC। और अब देखो बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ाना है आपको, तो ऐसा मैकेनिज्म तो आपके अंदर है ही नहीं कि एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाए, एकदम से टेम्परेचर घट जाए, नहीं। इसके लिए कुछ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। भाई जैसे मान लीजिए आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना, तो आप क्या करोगे, ठंडियों में आप नहाते हैं, नहाने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे अपने कमरे से तो आपको कंपकपी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे करते कि नहीं करते, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर उससे बढ़ेगा। ये एक एक्सरसाइज होती है, सीविंग एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एक प्रकार से आपके शरीर में कंपकपी हो रही है जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक ये नेचुरल एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी ने खुद इसको क्या करा है, एक्युमुलेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो यही चीज होगा, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो उसको क्या हो जाएगी बेटे, कंपकपी स्टार्ट हो जाएगी उसको, ठीक है। और जैसे उसको सीविंग हो जाएगा, कंपकपी स्टार्ट हो जाएगी उसको, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर हाइप हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है, फीवर आएगा, ठीक है ना। और फीवर आएगा, उसके बाद क्या होगा, WBC की संख्या बढ़ेगी। अब देखो क्या होगा कि इसी दौरान क्या होगा कि जैसे RBC को फोड़ा, हीमोजोइन केमिकल निकला, तब ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, तब ये चीजें हो रही हैं। इससे पहले भी नहीं हुआ है, इसके बाद भी नहीं होगा। अब हीमोजोइन केमिकल तब तक सीक्रेट होगा जब तक जो आपकी RBC को फोड़ के जो आपके प्लाज्मोडियम बाहर निकले थे वो बाहर ब्लड में घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही वो ब्लड में घूमेंगे तो वो दूसरी RBC को फिर इफेक्ट कर देंगे, मतलब दूसरी RBC के पास चले जाएंगे। वो पहले तो एक दूसरी RBC के पास गए थे वो, अब वो दूसरी RBC के पास क्या हो जाएगा, उनको एक प्रकार से वो अंदर चले जाएंगे और वहां अंदर अब क्या करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे, ठीक है ना। तो जब वो सारे के सारे RBC दूसरी RBC के अंदर मल्टीपल फिजन कर रहे होंगे तो उस दौरान तो आपका हीमोजोइन केमिकल नहीं निकलेगा। हीमोजोइन केमिकल तभी निकल रहा है जब RBC को फोड़ के बाहर निकल रहे हो, ठीक है ना। तो उस टाइम तो वो RBC के अंदर ही है। तो जब हीमोजोइन केमिकल नहीं निकलेगा तो उसको फीवर भी नहीं आएगा,
ठीक है ना। तो यही रीजन होता है कि मान लीजिए अगर कोई मलेरिया का पेशेंट है तो उसको अगर माने हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में, जैसे मान लीजिए आज मुझे फीवर है, ठीक है, तो अगर मैं अभी अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगा तो 100% मुझे क्या निकलेगा, मलेरिया का क्या निकलेगा, एक प्रकार से कंफर्मेशन टेस्ट हो जाएगा कि मैं पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर वो आज इसको फीवर था, कल उसको फीवर नहीं है, अब वो कल अगर माने जाए अपना ब्लड टेस्ट कराने जाएगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पॉजिटिव निकले। अरे बात समझ। तो मलेरिया का जो पेशेंट होता है उसका ब्लड टेस्ट तभी करते हैं जब उसको फीवर आ रहा हो, कम होती है, बहुत जबरदस्त कम भी होती है, ठीक है ना। अगर आपने कभी, हो सकता है किसी ने आप में से किसी फ्रेंड्स के किसी रिलेशन में किसी को मलेरिया हुआ होगा तो उसको ये चीजें पता होंगी, ठीक है ना। बहुत भयंकर कमकपी होती है, जिस वजह से क्या होगा, कमकपी क्यों होती है, क्योंकि फीवर आएगा। फीवर क्यों आना चाहिए, क्योंकि WBC उसका बढ़ेगा। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म है भाई। देखो जैसे मान लिया जाए कभी कोई वैक्सीनेशन होता है किसी पे, ठीक है, या कभी कोई टीका लगाता है तो उसके बाद ही फीवर आता है, ठीक है, ये आएगा ही आएगा फीवर इसलिए आता है क्योंकि जैसे ही आपने वैक्सीनेशन डाला तो वैक्सीनेशन के अंदर क्या था, कुछ ऐसे जीवाणु थे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे, कुछ ऐसे वायरस थे जो आप में डिजीज पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए तो वो एंटीजन है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, टॉक्सिन केमिकल है, एक प्रकार का ऐसी चीज है जिससे आपकी माने कि आपकी बॉडी को खतरा है, तो वो WBC को इंक्रीज करेगा। WBC इंक्रीज तभी होंगी जब आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। ये एग्जाम में भी आता है कई बार कि क्यों मलेरिया के पेशेंट को दिन में माने कि रुक के साइक्लिक फीवर आता है। तो साइक्लिक फीवर आने का कारण यही है कि आपका हीमोजोइन केमिकल निकलना, ठीक है, और हीमोजोइन केमिकल तभी निकलेगा जब RBC को फोड़ के, RBC को इफेक्ट करके क्या करेगा, आपका प्लाज्मोडियम क्या निकलेंगे, ब्लड में निकलेंगे, ठीक है ना। और उसी दौरान क्या होता है, आपका हीमोजोइन केमिकल क्या होता है, सीक्रेट होता है। हीमोजोइन को भूलना नहीं है, कई बार एग्जाम में आता है कि भाई कौन सा ऐसा केमिकल है जिससे साइक्लिक फीवर आता है, तो हीमोजोइन टॉक्सिन केमिकल ऐसा है जिसके द्वारा क्या होता है, आपका साइक्लिक फीवर मलेरियन पैरासाइट में आता है, ठीक है। अब देखो जब ये आपका RBC इन्फेक्ट कर रहा होता है तो RBC इन्फेक्ट करने के बाद कुछ जो उसमें प्लाज्मोडियम होते हैं बेटा, ये कुछ प्लाज्मोडियम क्या बन जाते हैं, मेल गैमेटोसाइट बन जाते हैं और कुछ फीमेल गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। अब जब ये RBC को इन्फेक्ट करेगा तो फिर वहां से मल्टीपल फ्यूजन होकर फिर वो बहुत सारे आपके प्लाज्मोडियम बनाएंगे, ठीक है। तो वो प्लाज्मोडियम अलग अलग RBC को फिर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। लेकिन जो आपके मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट्स होते हैं, ये किसी भी RBC को अब नेक्स्ट किसी RBC को क्या नहीं करेंगे, इफेक्ट नहीं करेंगे। ये आपके ह्यूमन ब्लड में क्या होते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। ये केवल ह्यूमन ब्लड में क्या हो रहे हैं, ये घूम रहे हैं। अब क्या होगा, इसी दौरान क्या होता है बेटा, आपका जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो क्या करेगा, फिर से अगर माना जाए उसने ह्यूमन स्किन पे क्या कर लिया, डंक मार दिया, ठीक है ना। वही फीमेल एनाफिलिस ने फिर से दोबारा डंक मारा, तो जो मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट है ये फिर से कहां पहुंच जाएंगे, आपके ये फीमेल एनाफिलिस के अंदर क्या हो जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे। और जैसे ये फीमेल एनाफिलिस के अंदर पहुंचेंगे तो माइक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट बनाएंगे, मैंने मेल गैमेटोसाइट आपका माइक्रोगैमेट बनाएगा और आपका फीमेल गैमेटोसाइट आपके मैक्रोगैमेट्स बनाएंगे। देन ये दोनों मिलके वहां अंदर, मैंने कहा फीमेल एनाफिलिस के अंदर ये जाइगोट बनाएंगे, फिर जाइगोट से ऊकाइनेट बनाएंगे, ऊकाइनेट से oocyst बनाएंगे और फिर इनमें मल्टीपल फिजन होगा, फिर ये क्या बनाएंगे, वहां पे स्पोरोजॉइट्स बनाएंगे और ये स्पोरोजॉइट जो होंगे फिर से आपके फीमेल एनाफिलिस के सैलिवरी ग्लैंड में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। यानी कि एक प्रकार से आप समझ लो कि रिप्रोडक्टिव फेज इसका कहां हो रहा है, आपका मॉस्किटो में कंप्लीट हो रहा है। और इसका जो मल्टीपल फिजन वाला फेज है जिससे ये आपका हम लोगों को डिजीज पैदा कर रहा है, ये आपका ह्यूमन होस्ट में क्या हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी भी है ये टॉपिक, ये बड़ा समझने के लिए बड़ा अच्छा भी है। तो फिर से एक बार मैं इसको समराइज कर रहा हूं। देखो सबसे पहले आपका क्या हुआ, जो आपका फीमेल एनाफिलिस थी उसने क्या किया, ह्यूमन स्किन पे डंक मारा। इसके बाद क्या हुआ, स्पोरोजॉइट्स रिलीज हुए, ये आपके ब्लड में गए, ब्लड से ये लिवर सेल में गए, लिवर सेल में क्या हुआ, इनमें मल्टीपल फिजन हुआ और लिवर सेल को फोड़ के ये क्या निकलेंगे, मीरोजॉइट्स। अब ये मीरोजॉइट्स इनका नाम हो गया, मीरोजॉइट्स के रूप में बाहर निकलेंगे और ये सारे के सारे मीरोजॉइट्स अब हमारी RBC को इफेक्ट करेंगे। RBC को इफेक्ट करने के बाद क्या होगा बेटा, वहां भी ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे। उस दौरान आपका हीमोजोइन केमिकल क्या होगा, रिलीज होगा। हीमोजोइन केमिकल रिलीज होने के बाद आपको साइक्लिक फीवर आएगा, लगातार फीवर आएगा, इसके सिम्टम्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा कि कुछ आपके प्लाज्मोडियम कुछ मेल गैमेटोसाइट्स में और कुछ फीमेल गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी कभी आपका मॉस्किटो क्या करेगा, फिर से आपको डंक मारेगा, तो क्या होगा कि ये जो मेल गैमेटोसाइट्स हैं ये उसके अंदर माने मॉस्किटो के अंदर माइक्रोगैमेट में
कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपके मैक्रोगैमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन ये जाइगोट बनाएंगे, देन ये उकाइनेट्स बनाएंगे, देन ये oocyst बनाएंगे, और उसके बाद स्पोरोजोइट बनाएंगे, और स्पोरोजोइट्स के बाद फिर से ये कहां कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके मॉस्किटो के अंदर क्या हो जाएंगे, ये चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका एक प्रकार से क्या है, ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है। और इसके सिम्टम्स भी बिल्कुल सेम होते हैं। सिम्टम्स भी इसके यही हैं कि भाई आपको हाई फीवर आएगा, ठीक है, कोल्ड लगे, चिल्ड विद फीवर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको कि मलेरिया का जो पेशेंट होगा उसको चिल्ड लगेगा, उसको बहुत ज्यादा क्या लगेगा, ठंड लगेगी, कंपी होगी उसको 4-5 रजाई दोगे ना तब भी उसको ठंड लगेगी। मतलब ठंड क्यों हो रही है उसको, क्यों उसका कंपी हो रही है, उसको कंपी इसलिए हो रही है क्योंकि क्या होगा बेटा, उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाना उसको, ठीक है ना, बाहर अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका, और जैसे ही उसको टेम्परेचर बढ़ेगा उसका फीवर आ जाएगा, ठीक है ना। और फीवर आएगा जिसका मतलब उसके अंदर WBC का निर्माण लगातार क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। जो आपका मलेरिया, आपने आजकल एक दवाई भी सुनी हुई, नाम सुना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सुना है, जरूर सुना होगा। देखो कोरोना की जो आजकल हमने फ्रांस को भी कई सारी दवाई सप्लाई की थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, अमेरिका को भी हमने ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या की थी, सप्लाई की थी, ठीक है। हाल ही की बात बता रहा हूं मैं, इसलिए की थी क्योंकि उनका मानना था कि भाई जो मलेरिया की जो दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो क्लोरोक्विन है, ये बड़ी अच्छा काम कर रही है कोरोना से लड़ने, जो कोरोना के जो पेशेंट है उनसे लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहां से बहुत सारी दवाइयां क्या की थी, इंडिया ने क्या की थी, सप्लाई की थी, फ्रांस को भी की थी, ठीक है ना। हालांकि बाद में उन्होंने इस पे बैन लगा दिया था उन देशों ने, क्योंकि उस पे कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स उनको दिख रहे थे, लेकिन यहां से सप्लाई भी थी। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन जो दवाई होती है वो ट्रीटमेंट होती है आपकी किसकी, आपके मलेरिया की। टैबलेट आती, छोटी छोटी टैबलेट्स आती हैं, बहुत सस्ते टैबलेट आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको आसानी से मिल भी जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो टैबलेट्स होती हैं वो मलेरिया के पेशेंट के लिए क्या होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, ठीक है। और जो आपका क्विनिन, एक क्विनिन दवाई होती है, वो भी आपका ट्रीटमेंट में आता है किसका, ये मलेरिया का। हालांकि अब तो वैक्सीन भी इसकी बन चुकी हैं, हालांकि अभी 1-2 साल बाद मुझे लग रहा है कि ये वैक्सीन इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि अभी किसी वर्ल्ड ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि आपकी जो वैक्सीन है वो बन चुकी है मलेरिया की, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव एक प्रकार से हमारे लिए है ये स्टेप के, इसकी वैक्सीन हमारे लिए बन चुकी है, ठीक है। 1-2 साल बाद इंडिया में भी क्या हो जाएगा, इसका वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोक्विन, ठीक है, और दूसरा क्विनिन, ये 2 दवाइयां ऐसी होती है बेटा जिसको हम मलेरिया के पेशेंट के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार क्या आता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट हम और टॉपिक्स की। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।